प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रहा होगा। तो पुनः आपके बीच हाजिर है मैथ का 5वां सेट लेकर, जो चल रहा है एएलपी 2024 के लिए पीवाईक्यू, और जो है भैया 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए 5वां सेट को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उस पर मुस्कुराते हुए बनाते हैं। कहता है समान एरिया वाले एक त्रिभुज एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है। मैंने एक यहाँ पे त्रिभुज भैया दिया गया है और एक यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज दिया गया है, और दोनों का एरिया यहाँ पे कह रहा है क्या है, बराबर है। आगे बोलता है त्रिभुज का आधार समानांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, यानी इसका आधार भाई लोग अगर 2a मानते हो तो इसका आधार इसका आधा है, त्रिभुज का आधा है यानी कि a है। फिर कहता है त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात भैया हमको बता दो। तो ऐसा करते हैं ना कि इसकी ऊंचाई को अगर हम h1 मान लें और इसकी ऊंचाई को अगर हम h2 मान लें, तो देखो तो क्या होता है मेरा कैलकुलेशन। तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुने आधार, आधार कितना है a, गुने ऊंचाई हो गया h1 हो गया। और समानांतर चतुर्भुज का सर्कल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, तो इसका आधार है 2a और ऊंचाई भैया है h2। अगर इसको हल करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 से भैया 2 हमारा कट जाएगा, नहीं a से a हमारा कट जाएगा, है ना। a आ जाएगा h1/h2 बराबर 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 4/1 यानी कि 4:1। ठीक है भैया, ये h1 है त्रिभुज की ऊंचाई, यानी त्रिभुज की ऊंचाई और समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात होगा 4:1। यही पूछा गया था, त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, जो ऑप्शन बी में होगा 4:1। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि समय हमें गंवाना नहीं है। सीधे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहता है ये क्वेश्चन कि ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देर किस बात का, -18 -2 कितना होगा भैया, तो आप कह दोगे -20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ 27 - 20 करोगे तो भैया ये 7 हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 3 में 7 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 7×21, माइनस का 21 माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे -21 में -4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -25। ठीक है, और -25 इसमें माइनस करोगे 2 78 में, तो 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 53 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। अगर ऑप्शन में है तो मार दीजिए, अपने ढंग से बनेगा, ज्यादा बढ़िया से बनेगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करिए। मध्यानुपात जानते हैं ना, अगर दो संख्या a और b हो तो मध्यानुपात होता है √ab। ठीक है भैया, √ab, यानी ये अगर 2 अब भी कितने हो गए 98, तो कह दोगे 2 गुना 98 का, है ना, वर्गमूल √ab। अब इसको हल कर दो भैया, तो 2 गुना 49 कर सकते हो ना, 49 दूनी 98, है ना। तो आपका हो जाएगा 2 गुना 7 यानी 14। आपका प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा भैया, 14 हो जाएगा। और इसमें एक बात याद रखना, है ना, कि अगर a और b दो संख्या हो तो मध्यानुपात तो √ab होगा, लेकिन तृतीय अनुपात, थर्ड रेशियो भी कभी कभी पूछ देता है, तृतीय अनुपात, है ना, अगर पूछे तो याद रखिएगा b² बटा a होता है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं। नंबर 4 को कहता है इसका वर्गमूल क्या है। तो देखो, इसको वर्गमूल बनाने के लिए आपको तरीका भी बता चुके हैं, और अगर देखो तो यहाँ पे अंतिम में 4 है, किसका वर्ग करने पर आएगा, 8 का वर्ग करने पे 4 तो आ जाएगा, 4 का वर्ग करने पे 6 आएगा, ये आपका उत्तर होने से गया। 6 का वर्ग करोगे अंतिम में 6 आएगा, 6 का 36, यहाँ 4 है, ये भी आपका गया, है ना। 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 8 का वर्ग 4 आ जाएगा, लेकिन ये दोनों में से कौन होगा। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं 70 का वर्ग आपको पता है ना कितना होता है, 4900, है ना। ये 4900 से कम है, यानी इसका जो भी वर्गमूल होगा वो 70 से क्या होगा भैया, कम होगा। 70 से क्या होगा, कम होगा। 70 से कम ये है भैया, ये नहीं है, ये आपका उत्तर होगा। अथवा एक तरीका मैंने आपको और बताया है ना, जो सभी जगह लागू आपको होगा, उसको भी याद रखिएगा। ऐसे तो आप बना ही लोगे। अगर कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल पूछते निकालने का प्रयास मत करना, आप सीधा सीधी इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे, है ना, ताकि हम आपको बता सके। सीधा सीधी आप 1 से लेकर 24 तक का वर्ग, 24 तक का वर्ग आपको अगर याद है ना, तो बहुत आराम से बनाया जा सकता है। यहां पर देखो कितना है, 24। अब देखो 1 से लेकर 24 तक में किसका वर्ग करने का पर अंतिम 2 अंक 24 आता है। ठीक है ना, तो कहोगे भैया यहां पे कि 18 का वर्ग 324 होता है। ये आपको सिर्फ पता करना है, समझ गया बात को, है ना। ये देखना है कि ये अंतिम 2 अंक किसका वर्ग करने पे आएगा, तो कहोगे 18 का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक 24 आ जाएगा। यानी ये हुआ इसका मतलब कि इसका जो वर्गमूल होगा दोस्त, उसका अंतिम 2 अंक या तो आपको 18 होगा, है ना, जिसका वर्ग है 18 होगा, या 50 माइनस का 18 यानी कि 32 होगा, या फिर 50 प्लस का 18 यानी कि 68 होगा, या फिर 100 माइनस का 18 यानी कि कितना हो जाएगा भैया, तो 82 हो जाएगा।
ठीक है, ये होगा, यही इसका अंतिम 2 अंक हो सकता है, इसके अलावा कोई इसका अंतिम 2 अंक नहीं होगा। अब इसके आधार पे तुम उत्तर कर सकते हो। तो 18 किसी में नहीं है, ठीक है भैया, 32 भी किसी का अंतिम 2 अंक नहीं है, 68 किसी का, हाँ 68 है यहाँ पे देखो, है ना, 82 किसी का 2 अंक नहीं है, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो इसका वीडियो यूट्यूब पर बनाकर हम डाल दिए, उसको जरूर देखिएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वर्गाकार खेत जिसका एरिया इतना दिया हुआ है तो उसकी भुजा क्या होगा। अरे भैया आपको तो पता है ना, एरिया बराबर होता है क्या, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट एरिया होगा, है ना, यानी 196 का वर्गमूल निकालोगे कितना होगा भैया, 14 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़िए सीधे इस क्वेश्चन पे, ये बढ़िया सा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का कहता है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में करता है। लो भैया यहां से शुरू हो जाते हैं कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है। आगे बढ़ते हैं, हालांकि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़कर जाना पड़ा, यानी ए जो है कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले ही चला गया, कुछ पहले ही ये काम छोड़ दिया, ये कहता है। आगे बढ़ो, पूरा कार्य करने में 16 दिन लगा, इसलिए पूरा कार्य करने में कितने लगा, 16 दिन लगा। ये अकेला कार्य को 21 दिन पूरा करता है, इसका भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा, कुछ नहीं करो, ये डाटा आपको पता हो गया। पहले क्या निकाल लो, यहाँ पे कुल काम निकाल लो। कैसे निकालोगे, दोनों का एलसीएम जो होगा 84, उसके बाद एक दिन का काम जिसको कहते हैं इफिशिएंसी निकाल लो, भागा देकर, तो बरसते 84 एक ही 84, है ना, यानी ए और बी एक दिन में 7 काम, ए एक दिन में 4 काम, और 7 में 4 घटाओगे तो बी का निकल जाएगा कि बी एक दिन में 3 काम, बी का एफिशिएंसी 3। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन है कि कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा, कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले ए छोड़ के चला गया, इस प्रकार कार्य करने में कुल 16 दिन का समय लग गया। इतना तो क्लियर है कि ये 16 दिन का समय क्यों लगा, क्योंकि कार्य पूरा होने के पहले ही एक काम छोड़कर चला गया, यानी कि बी तो शुरू से अंत तक किया होगा। तो सोचो ना कि बी 16 दिन काम किया होगा, तो 16 दिन में 48 काम तो बी कर दिया होगा भाई लोग। 48 काम कौन किया होगा, बी। तो 48 अगर बी किया होगा तो इसको माइनस कर दोगे तो 14 में से 8 गया 6, ये 36 काम कौन किया होगा भैया, तो कहोगे ए किया होगा। ये 36 काम कौन किया होगा, ए। तो ये पता कर लो ना कि 36 काम एक के दिन में किया होगा, ये तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 36 काम किया होगा 36 भागा 4, यानी कि 9 दिन में। के दिन में भैया, 9 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 दिन तक एक काम किया होगा, उसके बाद काम छोड़कर चला गया होगा। तो सोचो कितना दिन पहले एक काम छोड़ गया, ये आपको निकालना, ये नहीं निकालना है। 9 देखकर 9 में टेक आउट मत मारना, नहीं तो गलत हो जाओगे, क्योंकि 9 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, यानी कितना दिन पहले, तो काम 16 दिन में समाप्त हुआ है, तो कितना दिन पहले, तो 16 में से 9 को घटा दोगे, यानी 7 दिन पहले एक काम छोड़कर गया होगा। आपका उत्तर ये होगा। बहुत सा लड़का यहाँ पे कंफ्यूज होकर 9 मार देगा, जो गलत हो जाएगा। अब बहुत सारा गलत होता भी है ना। क्वेश्चन पर ध्यान देना, काम समाप्त होने के कितने दिन पहले एक काम छोड़कर गया, है ना। 9 दिन के बाद तो एक गया, तो कितने दिन पहले हुआ, 16 दिन में काम खत्म हुआ और उसमें 9 दिन काम किया और चला गया, तो कितना दिन पहले गया, तो 16 - 9 यानी 7 दिन पहले एक काम छोड़ा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये भी कहीं ना कहीं पाइप टैंकी का क्वेश्चन है, उसी प्रकार का। पाइप ए, बी और सी एक खाली टैंक से जुड़ी हुई है। लो भैया, फिर कहता है 2 पाइप यानी कि ए और बी क्रमशः 4 और 10 घंटे में भर सकता है। चलो ए है ए, ये है बी, ये 4 घंटे में, अब भैया ये 10 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप भरी हुई टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को एक साथ समय पर खोल दिया जाए, तब टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं सोचो, पहले कुल काम निकालो, सीधा सीधी कुल काम निकालो। कुल काम का मतलब यहाँ कुल टैंक हो जाएगा जिसको भरना है। तो क्या कहोगे, 4, 10, 6 का एलसीएम, कहीं ना कहीं कुछ भी ले लो, तीनों से कटने वाला 60। अब 1 घंटे का काम निकालो जो होगा एफिशिएंसी, भागा देकर भैया, तो ये हो गया 15, ये हो गया 6, ये हो गया माइनस का 10। क्लियर है यहां तक। यानी ए 1 घंटा में 15 टंकी भरेगा, बी 1 घंटा में 6 टंकी भरेगा, सी 1 घंटा में 10 टंकी भरेगा। अब यहां पे क्वेश्चन कहता है कि टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ है,
तो 3/5 भाग भरा हुआ है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो भैया 3/5 इसका पहले से भरा हुआ है, यानी 3/5 का मतलब हो गया 12 25 7 यानी 36 को टंकी भरा हुआ है ना। इतना भरा हुआ है तो खाली कितना है? 36 को माइनस कर दो तो 10 में से 6 गया 4 और 5 में 3 गया तो 24 टंकी भरना है। 24 टंकी भरना है, इतना भरना बाकी है। 60 को में 36 को पहले से भरा हुआ है, 3/5 पहले से भरा हुआ है, तब बचा कितना? 24 टंकी भरने के लिए। अब यही प्रश्न है कि तीनों को अगर एक समय खोल दिया जाए तो ये 24 टंकी को कितने घंटों में भर देगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखो तीनों को खोलेगा तब क्या होगा भैया? तब 1521 को 1 घंटा में भरेगा, ये 10 को खाली करेगा, यानी 1 घंटा में 11 टंकी भरेगा। तो 24 टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 24 भागा 11 घंटा का समय लगेगा, जो ऑप्शन डी में है। डी आपका सही उत्तर होगा। तो चूंकि हम बताते हैं, हो सकता है समझने में दिक्कत हो, अपने से बनाओगे ज्यादा समझ में आएगा, तरीका पता होने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। स्थानीय मान पहले भी आ चुका है, कहता है 4 और 2 का स्थानीय मान। दोस्त यहां पे गौर करना, 4 का स्थानीय मान का मतलब यह होता है, 4 का स्थानीय मान का मतलब यह होता है, यहां पे ध्यान दो, 4 का स्थानीय मान का मतलब यह होता है कि 4 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 अंक है, तो 4 को 0, 1 2 3 4 को 0। 2 का स्थानीय मान का मतलब होगा 2 के बाद कितना अंक है? एक भी अंक नहीं है, मतलब 1। फिर कहता है ये दोनों के स्थानीय मान का भैया हमको अंतर बता दो। अंतर निकाल दो, 10 में से 2 गया 8, 9 9 9 3, ये हमारा उत्तर होगा 3,998। ठीक है, स्थानीय मान आपको बता चुके हैं। एक होता है जातीय मान भी, नहीं तो जातीय मान होगा जो कभी नहीं बदलेगा, जो जिस अंक का जातीय मान पूछेगा वह खुद होगा। 4 का यहां पे देखो, 4 का जातीय मान 4, 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8, कहीं भी रहे उसका जात नहीं बदलेगा, लेकिन स्थानीय मान बदल जाएगा। जहां पे होगा उसके बाद जितना अंक होगा उतना ही शून्य डाल दोगे, उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। ये हो गया 8वां नंबर का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 9वां नंबर का क्वेश्चन, कहता है रैखिक समीकरण x - 2y - 8 = 0। यहां से अगर 2 से भागा दे दो भैया सब में, तो ये हो जाएगा x + 2y, और 16 में 2 से 8 इधर लाओगे तब -8 = 0। समझिएगा बात को, हमने 2 से भागा दे दिया, ये आ गया। अब गौर से इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, दोनों बराबर है, अतः इसका हल क्या होगा? अनंत होगा, अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। याद रखना, इससे 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, आपको हम बता दूं। यहां पे पहला कंडीशन दोस्त होता है, पहला कंडीशन होता है कि यदि a1/a2 ≠ b1/b2 हो, ठीक है ना, तो इसका हल एक होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। और अगर इसकी ग्राफ की बात करें दोस्त, अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसे क्रॉस करेगा, बात को समझिएगा, ठीक है। अब a1 a2 क्या है ये भी बता दूं, है ना। पहला समीकरण का x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, और जो स्वतंत्र पद है वो c1 होगा, है ना। दूसरा समीकरण का x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, और स्वतंत्र पद होगा जो c2 होगा, ठीक है। उसी को रेशियो निकाल के हम ये चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि a1 और a2 बराबर हो जाए b1 और b2, है ना। पहले ए बी में तुलना करोगे, अगर बराबर नहीं है तब तो बल्ले बल्ले उसका एक हल होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगा। लेकिन जब बराबर हो जाएगा ना, आपको चेक करना होगा c1, है ना। c1 निकालोगे c1/c2, है ना। और अगर ए बराबर नहीं आया तो तुम कह दोगे इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और इसका आलेख समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर, यानी दो रेखा ऐसे समानांतर। ठीक है भैया, हम यहां मिटा देते हैं इसको। अब यहां पे तीसरा इसका हम लिख देते हैं आपके लिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तीनों आ सकता है आपको। तीसरा होता है कि अगर a1 और a2 बराबर आ जाए, a1 और b1 ये बराबर आ जाए, है ना, और c1 और c2 भी इसके बराबर हो जाए, यानी तीनों बराबर हो जाए। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो इसका हल भैया क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और इसका आलेख क्या होगा? समपाती होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगा, ऐसे एक ही रेखा पर होगा। तो ये बात याद रखना। यहां पर अगर तुम गौर फरमाओगे दोस्त, यहां पे तो यहां पे a1/a2 निकालोगे तो a1 यहां x का गुणांक 1 है और यहां पे 2 है, तो ये कितना आ गया? 1/2। अगर b1/b2 निकालोगे दोस्त तो b1 यानी y का गुणांक 2 है, और दूसरका में y का गुणांक कितना है? 4 है। इसको काटोगे तब आ जाएगा 1/2। और अगर c1/c2 निकालोगे दोस्त तो c1 यहां पे इधर ले आना है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा,
और ये कितना है 16 है, इसको काटो कितना आ जाएगा 1/2, तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया यानी ए वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं, अतः हल क्या होगा, अनंत होगा, अनंत इन्फिनिटिव होगा। क्लियर है? चलो समय लेकर मैंने बता दिया, ये बात याद रखना। 9 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करिए, ठीक है। सबसे पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटा, उसके बाद कोष्ट की क्रिया में सबसे पहले छोटकी की क्रिया। तो काटो ना, ये तो 4 मरतबे कट जाएगा दोस्त, ये तो 4 मरतबे कट जाएगा। तो 16 में से 4 गया, क्या बच गया 12। अब 12 भागा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा। अब फिर 60 भागा कितना है 4, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये तो ऐसा ही निकल जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। चलो इसको क्या देखना, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लालू व बालू की आयु 1:7 के अनुपात में है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। चलो कहता है 1:2 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद की कहानी कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 में बदल जाता है। तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या है तो बनाना है, या फिर ऑप्शन से भी बनाना चाहो तो बना सकता है। ध्यान देना, बड़े व्यक्ति की आयु पूछा है, तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगा भैया, अनुपातिक 2 का गुणक में होगा। ये तो बड़े व्यक्ति का है, तो 2 का गुणक सब है, 32, 24, 20, 28 सब कट रहा है, तो उत्तर नहीं निकलेगा। लेकिन इस ऑप्शन से भी तो निकाला जा सकता है। लेकिन यह अनुपात से अगर चेक करोगे दोस्त, यहां पे ध्यान देना, अगर ये वाला अनुपात से चेक करो कि बड़े व्यक्ति का आयु क्या है, तो 5 का मल्टीपल होगा। लेकिन कौन, ये आयु है 7 वर्ष बाद का, यह है 7 वर्ष बाद का। तो 7 वर्ष बाद का जो आयु होगा ना, वो वह 5 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। बड़े आदमी का आयु 5 का मल्टीपल होगा। तो 7 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान आयु दिया हुआ है ना, तो 7 वर्ष बाद जाओगे तो सबका 7 वर्ष बढ़ जाएगा। अब ये 7 जोड़ के देख लो कि कौन 5 का मल्टीपल है, आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पर देखो 39 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, 5 से भैया, 5 से है ना, 27 नहीं कटेगा, 35 कट जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। और अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है भाई, अगर आप बनाना चाहते हो तो चलो बना दो। यहां पे कहता है लालू और बालू की आयु का अनुपात, ध्यान देना, यहाँ पे ये है लालू, ये है बालू, ठीक है ना, 1:2 में है। फिर कहता है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इसका अनुपात होता है 3:5। क्या करते हो, 3 से गुना का अंतर, तो 6 में से 5 गया, अनुपातिक हो गया 1। वैल्यू कितना होगा, तो 7 का फासला है ना, 7 वर्ष बाद रहता है, तो 7 × 5 = 35, 7 × 21, 35 में से 21 गया 11, 35 में से 21 गया, सॉरी 12 हो जाएगा ना, 35 में से ना 34, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। हमसे क्या पूछा है, बड़े व्यक्ति का आयु, यानी ए वाला का मान, ए वाला का मान, ठीक है, यानी कि अनुपातिक 2 का मान, ठीक है। तो 14×2 = 28 वर्ष, कितना होगा दोस्त, 28 वर्ष होगा बड़े व्यक्ति का आयु। ये है आपका 28, आपका उत्तर कौन हो जाएगा, डी। तो ये प्रोसेस हुआ और ये ऑप्शन से हो गया। रेशियो को ज्यादातर पे ऑप्शन से भी हम लोग बनाते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ग्राफ का है, और ये कहता है दोस्त कि भारत में वर्ष 2009 में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री हुई है, यानी ब्लू का इतना, ग्रीन का इतना, गोल्डन ब्राउन जो भी है, येलो पीलो सब है। यदि 2009 में कुल 10,000 बाइक की बिक्री हुई, तो हरी बाइक की बिक्री की तुलना में पीली बाइक की बिक्री कितनी अधिक हुई, यानी कह रहा है हरी बाइक की तुलना में कितनी अधिक पीली बाइक की बिक्री हुई। तो देखो यहां पे लिख देते हैं कि पीला कौन है, हरा कौन है, कौन कलर से लिखते हैं, काला से, है ना, पीला, पीला ये है, पीला ये है आपका पीला है, ठीक है ना, येलो है। अब पीला ये वाला पर आता है, यानी कि 10% पर है। कितना पर है भैया, ये 10% पर है। और हरा, हरा है ना, हरा, हरा ग्रीन ये है, ग्रीन ये है, यानी यहां पे आता है 10 से नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 है, यानी 8% पर होगा ये, ठीक है ना, ये 8% पर होगा। कौन है भैया, ये हरा है, ये कौन है, हरा है। अब आपका प्रश्न यही है कि कुल बिक्री 10,000 का हुआ है, टोटल बिक्री अगर 10,000 का हुआ है ना, 10,000 का हुआ है, तो हरा की तुलना में पीला कितना अधिक बिका। तो पीला, हरा बिका 8%, तो पीला बिका 10%, कितना अधिक बिका, कितना अधिक बिका, तो कहोगे 2% अधिक बिका, 2% अधिक बिका।
यही तो कह सकते हैं, यानी यही तो क्वेश्चन था कि पीला हरा के तुलना में कितना अधिक बिका, 2%। किसका? तो कुल का, 10,000 का। तो 10,000 का 2% निकालना दो, यानी आ गया परसेंट घट गया 200। 200 अधिक बिका, 200 अधिक बिका, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखो 12 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 40 प्राप्त करने के लिए संख्या इतना, यानी 9 का 54 और 2 56/9 में किससे गुना किया जाए। लो भैया, ये प्राप्त करने के लिए इसमें किससे गुना किया जाए, है ना? तो इससे भागा इसमें दे दो। अरे अगर कहे कि 20 प्राप्त करने के लिए 4 में किससे गुना किया जाए, तो 4 से क्या करोगे? भागा दे दोगे। उसी ढंग से ए प्राप्त करने के लिए इसमें किससे गुना किया जाए, तो क्या करोगे? इसमें ई वाला से भागा दे दोगे। 56/9, 9 कहां चला जाएगा? ऊपर, भागा दे दिए, बस हो गया। और क्या, यही तो आपसे पूछ रहा था। अब इसको हल कर दोगे, आपका उत्तर कहीं ना कहीं दोस्त हंसते खेलते आ जाएगा। 14 चौ 56, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 9 पचे 45/7 हल करोगे तो 7 पचे 35 और 11, ठीक है, 5.11/7 ये आ रहा है। 7 पचे 35, ओहो 7 का 42, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी, ये कैलकुलेशन गलती हो गया, है ना? ये हो जाएगा 7 का 42, ये होगा ना 6.3/7, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? बात आ गया समझ में? ये प्राप्त करने के लिए इसको में किससे गुना किया जाए, तो इसको ऐसे सोचो ना कि 20 प्राप्त करने के लिए 4 में किससे गुना किया जाए, तो क्या करोगे? 4 से भागा दोगे। इसे क्या करेंगे? इसमें भागा देंगे, यही मैंने किया है। 14 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है भुजा एक इकाई है तो वर्ग का एरिया उसकी भुजा के बराबर होगा। बिल्कुल, है ना? एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर क्या होगा? एक होगा। हमेशा होगा भाई, हमेशा नहीं, क्योंकि संख्या यहां पे भुजा का माप दिया है 1 इकाई, यानी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया भी 1 ही वर्ग मीटर होगा। तो वही कहता है संख्यात्मक मान से सोचना, ऐसा नहीं कि इसका मीटर है तो इसका वर्ग मीटर होगा, है ना? यहां संख्यात्मक मान से सोचना है। तो भुजा 1 इकाई है तो वर्ग का एरिया उसकी भुजा के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो ये कहता है क्या हमेशा होता है, क्या कभी कभी होता है, ज्यादातर होता है, कभी नहीं होता है? तो भैया या तो हमेशा ही तो एक ही होगा ना, आपका ऑप्शन ए। खाली उलझाने के लिए क्वेश्चन को पूछा गया था। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 को कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को जब एक्स प्लस 3 से भागा दिया जाता है तो शेषफल -1 आता है। कई बार आ चुका है शेषफल में, है ना? जिससे भागा देते हो ना उसका मान हमको क्या करना होता है? 0 करना होता है। इससे हमको x का मान निकल जाता है, कितना? -3 निकल जाता है। अब ये x का जो -3 मान आया, ये मान x के स्थान पे इस पे डालते हैं तो हमारा शेष निकल जाता है। नहीं, यही तो हम पढ़े हैं, हमारा क्या निकल जाता है? शेष। यानी इसमें x प्लस 3 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा? तो -3 x का स्थान पर खाली रख दो, तो x स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -3 a x का स्थान पर रखोगे था, अब प्लस b बराबर शेष यहां पे दिया हुआ है कि भाग दिया जाता है तो शेष -1 आता है, तो बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक क्लियर? और इसको अगर हल करना चाहो तो तुम कह सकते हो -3a प्लस b बराबर 9 को उधर ले गए तो हो गया -10। ये हो गया मेरा समीकरण 1। क्लियर है? अब देखो यहां पे रेड कलर से समीकरण 2 में चलते हैं, और जब इतना में x -3 से भागा देते हैं तो शेष 39 आता है। कोई बात नहीं, इतना से भागा दिया तो इसका मान 0 कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब x बराबर 3 इसमें रख दोगे तो इसका शेष निकल जाएगा भैया, समीकरण 2 वाला का नहीं, इसका शेष निकल जाएगा भैया, है ना? तो शेष कितना होगा? 3 रखोगे, 3 3 9 हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पे 3b हो जाएगा, अब प्लस a हो जाएगा, है ना? a हो जाएगा, ये शेष हो गया। को इतना से भागा देते हैं तो शेष 39 आता है। हमारा शेष इतना आया, एक आता है शेष 39 आ रहा है, इतना बराबर शेष 39 हो गया। ये भी शेष है, ये भी शेष है ना? ये हम निकाले हैं, ये प्रश्न निकाल के दिया है, बस इतने अंतर है। अब इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा, a को शुरू में करते हैं तो a प्लस 3b बराबर 9 उधर जाएगा तो 39 - 9 यानी कि 30 हो जाएगा। अब यहां पर देखो a का गुणांक -3 है, तो -3 है तो इसमें 3 से भैया गुना कर देते हैं, सीधा सीधे पहले ही गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 9b बराबर 3 से तो 90, ये हो गया मेरा समीकरण 2।
अब यहां पे गौर फरमावो दोस्त, थोड़ा सा यहां पे गौर फरमावो कि अगर एक और दो को, यहां पे a प्लस बी कौन पूछा है, तो एक और दो को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, ए दोनों a वाला और a वाला को जोड़ दें तो 3a से 3a मेरा कट जाएगा, 9b अब b कितना हो जाएगा, 10b हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 80, यानी b का मान हमारा हो जाएगा 8। अब सोचो कि b का मान 8 यहां पे अगर पुट कर देते हैं तो हमारा ये तो b का मान निकल गया, b का मान यहां पुट कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 3a प्लस 9b 8, तो 9 72 बराबर 90, तो a बराबर हो जाएगा 18/3 यानी कि 6। कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन यहां पे था कि a प्लस बी का मान भैया बता दो, तो a हमारा हो गया 6, अब b हमारा हो गया 8, तो 8 14, क्या यही मेरा उत्तर होगा, क्या सी ऑप्शन मेरा सही होगा क्या? तो देखो समझाने में टाइम तो लगता है, थोड़ा सा गौर करके अपने से बनाने का प्रयास करना, इतना समय आपको नहीं लगेगा। क्लियर है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत? 15 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है कि a बराबर इतना यानी कि 10 है, -10 होगा ना, -10 हो जाएगा। देखो ना, -14 + 4 क्या हो जाएगा, -10। b बराबर यहां पे दे रखा है 4 - 14 यानी कि ये भी -10। तो कहता है कि ए बी का मान क्या होगा, यानी दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 दांव को 100 होगा। ठीक है भैया, ए ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 17 को। ये कहता है कि उत्तर दीजिए, क्रम संख्या है, ये पार्टी है, ये दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर। कहता है दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है। लो, ये आंकड़ा के आधार पर है ना, ये उम्मीदवार जो जीता है पूरे भारत में उसका सारणी दिया है ना, कि दक्षिणी क्षेत्र में टोटल जीता है ना, ए पार्टी का 40 गो, बी पार्टी का 6 गो, सी पार्टी का 83 गो, डी पार्टी का 1 गो। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में इतना जीता है, पश्चिमी इतना, उत्तरी क्षेत्र में इतना जीता है। तो बताओ कि कुल उम्मीदवार, चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है, यानी कि सबको जोड़ना होगा। तो पहले इसको जोड़ो, है ना, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 7 5 12 और 7 19 के 9, बाकी 1 3 3 9 और 4 13, 139 वो ए पार्टी का टोटल उम्मीदवार है ना, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में जीता। उसी ढंग से अगर बी पार्टी की बात किया जाए तो तुम यहां पे कहोगे 6 और 6 12, 6 18, 6 24 के 4 बाकी 2 10 और 7 17 और 2 19, 194 उम्मीदवार बी पार्टी का जीता, यानी कि बीजेपी के जीता। सी के तो कहोगे 4 1 5, 1 6 और 3 9 गो, और यहां से हो गया 2 7 2 9 8 17, 179 को जीता। इसका 11 3 14, 14 1 15 और 7 22 को जीता। अब इसको जोड़ दो, यही टोटल तो पूछ रहा है आपसे कि कुल उम्मीदवार कितना जीता, है ना। तो 9 4 9 9 18, 4 22 और 2 24 के 4 बाकी 2 5 14, 7 21 और 2 23 के 3 बाकी 2 3 2 5, यानी 534 को जीता टोटल उम्मीदवार। ये मेरा क्वेश्चन था, तो जोड़ना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां देखो 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को, ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, वही डीआई का क्वेश्चन। यदि एक्स ने इतिहास भाषा विज्ञान, माने एक इतिहास है, एगो भाषा है, एगो विज्ञान है, यानी इतिहास भाषा विज्ञान 3 विषय का औसत 50 है, तो तीनों का योग तो हो जाएगा 150, यानी इतिहास भाषा और विज्ञान का योग दे रखा है 150। तो आपको बताना है कि विज्ञान में कितना अंक आया, ये मेरा क्वेश्चन है ना, कि विज्ञान में कितना अंक आया। विज्ञान में कितना अंक आया का उत्तर देने के लिए यहां पे हमें भाई लोग 2 गो कथन दिया है, 1 और 2। अब ये दोनों में से कौन कथन का उपयोग करके हम बता देंगे कि विज्ञान में इतना अंक आया या कितना अंक आया, है ना, जबकि तीनों भाषा का योग यहां पे दिया हुआ है। चलो पहला हम पढ़ते हैं कथन। कहता इतिहास और भाषा में औसत 25 है, यानी हम कह सकते हैं इतिहास और भाषा का योग 25 दूनी 50 है ना, योग कितना है 50 है। इतिहास और भाषा मिलाकर अगर 50 हो जाएगा तब विज्ञान का नहीं निकल जाएगा, तीनों का यहां से 150 तो पता है ना जी, 50 या 150 योग पता है, तो 150 में 50 घटावेंगे तो 100 आ गया विज्ञान में। यानी कि ये कथन बिल्कुल सिंगल रूप से पर्याप्त है,
इससे हम उत्तर दे देंगे कि विज्ञान में कितना अंक आया। नहीं, तीनों में 150 आया दिया हुआ है। इससे हमको पता चल गया कि इतिहास और भाषा में आ रहा है कितना भैया, तो 50 अंक। तो विज्ञान में कितना आया घटा देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा कथन कहता है कि भाषा में 30 अंक मिला, तो विज्ञान में कितना मिला बता पाओगे? अरे भैया खाली भाषा में 30 है तो विज्ञान में कैसे पता चलेगा? नहीं ना चलेगा, तीनों का योग है 150, तो भाषा में है तो ये दोनों का योग निकलेगा, विज्ञान का अलग कैसे कर पाओगे? ये आपके लिए कथन पर्याप्त नहीं है, केवल एक। अब यहां देखो, है ना, 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, गलत। यहां पे कहता है 2 पर्याप्त है जबकि 1 अपर्याप्त है, गलत। यहां पे कहता है 1 पर्याप्त है जबकि 2 अपर्याप्त है, बिल्कुल सही। आगे देखने की आवश्यकता। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कहता है कि निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज इतना है, यानी 5 तिया 15% की दर से साधारण ब्याज है 5250 रुपया। इसका कहने का मतलब ये है ना, होता है ना ऐसा ही आरटी प्रतिशत 15% ऐसा ही हुआ। एक आता है नहीं 5250 है, तो उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो एक काम करो, 3 वर्ष का CSI तो आपको पता है ना कि 5250 रुपया है, 5250 रुपया है। तो तुम ये लिखो कि CI ज्यादा कितना होगा, ये ज्यादा कितना होगा ये निकालो, जो ज्यादा होगा इसमें जोड़ देना, उत्तर आएगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो ज्यादा कितना होगा कैसे निकालोगे? तो कहोगे यहां भाई कि 3 वर्ष में 5% की दर से CI इससे यानी कि SI से कितना ज्यादा होगा? तो कहोगे RQ 125 बाकी 1, R²T 25 75 1 76। बहुत सा बंदे को ये नहीं आया होगा, इतना ज्यादा होगा, है ना, CI SI से इतना ज्यादा होगा। हम बताते हैं आपको। अब इसको कैलकुलेशन कर लोगे, 5250 बटा 15 गुने 0.7625%। ठीक है, अब इसको काटोगे भाई लोग, तो देखो 15 से लगता है ये कट रहा है, हरा से काट देते हैं, कैलकुलेशन है भाई, है ना। 15 45 15 25 इतना बार में कट रहा है। अब इसको गुना करना पड़ेगा हमको भाई लोग, ठीक है, तो कर देते हैं फट से यहां गुना, 76 25 गुना 35, ठीक है, 5 बाकी 2 10 2 बाकी 1 3 35 3 38, है ना, 25 75 76 बाकी 1 से 21 22, कितना आया 5 7 8 16 की 1 6 2, ठीक है। और भैया कितना आ गया लिख देते हैं, यहाँ पे लाल कलर से लिख देते हैं, आपका आ गया 2 6 6 8 2 6 6 8 7 5, वही 0 हो जाएगा, 4 अंक 1 2 3 4 अंक के बाद 10। इतना रुपया ज्यादा होगा कौन? CI किससे? SI से। ये बात ध्यान, हम ये निकालिए। तो SI तो हमको पता है दोस्त, यहाँ पे कितना, तो कहोगे 5250 रुपया है, और CI इतना ज्यादा होगा यानी 266.875 जो भी हो ज्यादा होगा, तो जोड़ दो, कितना हो गया 7 8 6 5 11 के 1 बाकी 1 5 5, इतना रुपया होगा CI 5516.87, 5516.87 यानी ये वाला 5516.88 है। तो यहाँ पे देखो एक अंक हम छोड़ दिए 5 5 1 यहाँ लोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ई ढंग से बना लोगे। अब यहाँ पे देखो कि 3 वर्ष का CI कितना ज्यादा होगा, 2 वर्ष का CI कितना ज्यादा होगा, यानी कि SI CI का अंतर क्या होगा, इसका वीडियो CI का हम YouTube पर बना दिए, उसको कंसेप्ट है 5 से 10 मिनट उस पर ध्यान दे दोगे तो CI का समस्या से निदान पा जाओगे, है ना। यहां समय हम नहीं दे पाएंगे। यहां देखो तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, तो ये कहता है कि सीता की बाल्टी, लो भैया, सीता की बाल्टी की धारता रामू की बाल्टी की धारता का 3 गुना है, यानी इसका 1 है तो इसका क्या है भैया 3 है ना। एक तरह से यह इफिशिएंसी हुआ। आगे चलते हैं, सीता की बाल्टी खाली ड्रम को 60 बार में भरता है, ठीक है, भरता है, तो सीता और रामू की बाल्टी से एक साथ ड्रम को भरा जाए तो कितनी बार में भरेगा? टाइम एंड वर्क जैसा बनाओ ना, यहां पे क्या करो भाई कि कुल ड्रम में कितना पानी अटता है वो निकाल लो, तो देज गुने इफिशिएंसी गुना करो, सोती है 18, कितना हो जाएगा 180, यानी टोटल 180 बाल्टी उसमें अटता है ना। अब यहाँ पे इफिशिएंसी पता है, क्या इफिशिएंसी पता है कि सीता 3 गो और रामू 1 गो, तो 1 घंटा में कितना 3 1 4 गो,
4 बाल्टी, है ना। टोटल भरने में कितना लगेगा भैया, 180 भरना है तो 180 भागा 4 कर दो, कितना आ जाएगा 45 बार में, 45 बार में भर जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो 20 के बाद देखो क्वेश्चन को बदलने का तरीका सीखो। भाषा अलग होता है लेकिन उसको अपने अनुसार कैसे ढालें, है ना। प्रतिशत का क्वेश्चन को रेशियो में कैसे हम ढाल लें, अपने भाषा में इजी कैसे बना लें भाषा को तोड़कर, वो आप पर डिपेंड करता है, वो प्रैक्टिस से होता है। देखो 21 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है, ठीक है। कहता है सूर्या, लिख देते हैं भाई, यहां पे कहता है सूर्या रामिया से 3 गुना तेजी से काम करता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं सूर्या रामिया से 3 गुना तेजी से काम करता है। सूर्या 3 गुना तेजी का मतलब इसका 3 तो इसका कितना होगा 1। ये भैया एक तरह से क्या दिया हुआ है, इफिशिएंसी दिया हुआ है। वह रामिया द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की तुलना में 40 दिन पहले कर लेता है। लो 40 दिन पहले कर लेता है। एक बार बताओ, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इफिशिएंसी का उल्टा होता है, पता है आपको। यानी 3:1 में इफिशिएंसी है, कार्य करने में वो दक्ष है, तो समय उसको उल्टा लगेगा, है ना। ज्यादा तेज है तो इसको कम लगेगा। तो क्या कहोगे कि समय का अनुपात हो जाएगा 1:3, है ना। किसी काम मैंने 1 घंटा में 3 काम है, ये काम, तो समय कितना लगेगा, तो पूरा काम करने में ये लेगा 1 घंटा, तो लेगा 3 घंटा, उल्टा। ज्यादा तेज है तो कम समय, धीमा है तो ज्यादा समय। चलो ये टाइम का अनुपात निकला। क्यों निकाले, यहां पर देखो, क्योंकि एक लाइन दिया हुआ था कि रामिया एक कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की तुलना में 40 दिन पहले करता है। रामिया जो है 40 दिन पहले काम को निपटा लेता है। रामिया जो है 40 दिन पहले, यहां से देखो रामिया अनुपातिक 2 पहले, यानी अनुपातिक 2 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 20। ये 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 दिन में सूर्या निपटाता है, तो 1 निपटा होगा 20 दिया 60 दिन में। बात आई समझ में, 1 का वैल्यू 20 थे, 1 का वैल्यू 20 था, 3 का वैल्यू 60, है ना। ये डेज भी निकल गया। तो भैया कुल काम भी तो अब निकल जाएगा ना। गुना करो 20 दिया 60, यहां से गुना करो 60 है कम 60। प्रश्न को देखो क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है कि तो ज्ञात करें कि उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा। उन्हें यानी कि दोनों को, ये नहीं कर रहा है, यदि एक साथ कार्य करे तो उन्हें कार्य करने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों को काम करने में कितना समय लगेगा। तो काम है भैया 60 को 2 करेगा, 1 दिन में 4 काम निपटाएगा, तो 60 काम निपटाने में लग जाएगा 15 दिन, 15 दिन, ठीक है। क्लियर है। चलो 21 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, है ना। एक कहीं ना कहीं आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, नहीं कहता है 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म के शीर्ष से, ये भैया 7 मीटर ऊंचा ये प्लेटफार्म है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा प्लेटफार्म के शीर्ष से, यहां से भाई एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लो यहां पर एक मीनार है, सीधा पार देते हैं थोड़ा सा, है ना। ये मीनार को इसके शीर्ष से देखता है तो यह उन्नयन कोण भाई लोग यहां पे कहता है 30 है। ये हमारा क्या है, मीनार है। प्लेटफार्म से मीनार 50√3 मीटर दूरी पर स्थित है, यानी यह भी दूरी हो जाएगा आपका 50√3 मीटर, है ना। ये तो 7 मीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 7 मीटर। तो बताता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। क्या निकाल लोगे, कहोगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे। यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले ये ध्यान दो कि ये 30 के सामने का एंगल कितना होता है भैया, तो कहोगे 1 होता है ना। ये 60 हो गया, 60 के सामने का एंगल √3, ये सबको पता होगा अनुपात में, है ना। ये 30 है तो 60 होगा ना, 90 है तो 60 होगा ना। तो 60 के सामने वाले भुजा √3, तो 30 के सामने भुजा 1 होता है। अब ये √3 का मान दिया है दोस्त 50, √3 का मान दिया है 50, तो 1 का मान हो गया 50, 1 का मान कितना हो गया दोस्त, कहोगे 50 मीटर, यानी यहां से यहां तक कितना हो गया 50 मीटर। ये 7 है तो ये तो यहां से हमको पता है ना, यहां से यहां तक कितना है, कह देंगे 7 मीटर। तो मीनार को चाहिए 50 और 7 कितना हो गया, 50 + 7 कितना हो गया 57 मीटर। 57 मीटर, क्लियर है यहां तक, है ना। अरे ऐसे किए, ये √3 का मान हो गया 50√3, तो 1 का मान कितना होगा 50√3/√3, ये कट जाएगा 50 आएगा ना ये वाला, ठीक है। चलो 22 के बाद आते हैं ए वाला क्वेश्चन, यानी कि 23 नंबर का। चलो भाई लोग इसको भी देख ही लो। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन
शंकु, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लो एक लंबवृत्तीय यहां पे शंकु है का आयतन जिसकी आधार का त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, यानी इसका आधार का त्रिज्या भाई r है, तो इसका ऊंचाई के बराबर का मतलब इसका ऊंचाई भी क्या है, r है, का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है, यानी इसका जो आयतन है एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, अर्धगोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु और अर्धगोला के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, चलो इसकी त्रिज्या को AR मान लेते हैं, ठीक है ना, इसका आयतन इसके आयतन के बराबर है, ठीक है। तो इसका आयतन होता है, लिख देते हैं यहां पे आपको 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका आयतन होता है, अर्धगोला है ना, तो हाफ कर रहे हैं 2/3 पाई r³ ये होता है, 4/3 पाई r³ होता है गोला का, उसका आधा होता है 2/3 पाई। अब यहां पे ध्यान दीजिए, है ना, तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो कहोगे 1/3 पाई r के स्थान पे r है, h के स्थान पे r, तो r³ हो जाएगा। नहीं, अब इसका आयतन क्या होगा, कहोगे 2/3 पाई, इसको कैपिटल R लिख दो, है ना, इसको कैपिटल R लिख दो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, पाई r³ ये हो जाएगा। अब यहां से अगर गौर फरमाइएगा तो कहीं ना कहीं, है ना, 3 से 3 पाई से पाई कट जाएगा, यानी यहां पे आपका आ गया, काला पेन से लिख दूं, है ना, कि r³ अनुपात r³, उल्टा का अनुपात 1r³ बराबर 2r³, तो r³ अनुपात r³ 2:1, उल्टा का अनुपात होता है, मल्टीपल रिलेशन बराबर हो, अरे भैया ये हो गया 1r³ बराबर 2r³ हुआ ना, तो r³ का अनुपात क्या होगा, उल्टा 2:1। अब यहाँ पे अगर r अनुपात r निकालोगे तो q उधर जाएगा, तो इसका घनमूल हो जाएगा, और क्या, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका तो 1 ही होगा, बस आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो ये था आपका टोटल क्वेश्चन, ठीक है। हमें लगता है कि ये मैथ के डिस्कशन में भी आपका क्लास पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो भाई लोग कमेंट्स करके जरूर बताना, है ना, लाइक करो अथवा मत करो, शेयर करो अथवा मत करो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्लास ठीक लग रहा है या नहीं। अगर ठीक लग रहा है तो कमेंट दोगे, आगे क्लास कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है भाई। पर डे शाम को 4 बजे ये क्लास में भी अपलोड कर रहे हैं, पर डे रिकॉर्डिंग करके शाम 4 बजे ये क्लास अपलोड कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसका PDF टेलीग्राम पर भेज रहे हैं, है ना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सबसे पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है। और बाकी के प्लानिंग हम कर रहे हैं, जैसा आप लोग का सलाह रहेगा वैसा हम काम करें। हमें दीजिए विदा, ओके, बाय बाय।